देवरानी जेठानी का क्रिसमस गिफ्ट। अंजलि, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? तैयार किस लिए माँ जी? शॉपिंग के लिए। और किस लिए? लेकिन आज शॉपिंग किस लिए? भूल गई तुम? 3 दिन बाद क्रिसमस है। ओ माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं था। अब तो मैंने याद दिला दिया। चलो मेरे साथ। ओके, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। अंजलि तैयार होकर आती है, जिसके बाद सुष्मिता और वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जा रहे होते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, उनके सामने विराट एक लड़की के साथ खड़ा होता है। विराट, तू यहाँ ऑफिस नहीं गया? इनका यहाँ होना तो ठीक है माँ जी, लेकिन ये लड़की कौन है? हाँ बेटा, ये लड़की कौन है? कहाँ से लाया है तू इसे? घर में तो पहले ही नौकर बहुत सारे हैं। आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि ये मेरी पत्नी मनीषा है। पागल हो गया है? किसी भी राह चलती हुई लड़की को तू इस घर की बहू बना देगा? माँ, मनीषा कोई राह चलती लड़की नहीं है, बल्कि बचपन से मेरे साथ पढ़ती हुई आई है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। आपको बताना चाहता था, लेकिन समय ही नहीं मिल पाया, इसलिए मनीषा से शादी करके मैं इसे सीधा घर ले आया। देख बेटा, जैसे तू इसे इस घर में लेकर आया है, वैसे ही इसे वापस इसके घर छोड़ा, क्योंकि ये लड़की इतनी गरीब है कि हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। माँ, ये अमीर और गरीब क्या होता है? अगर आपको मनीषा पसंद नहीं तो ठीक है। माँ, मैं मनीषा के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। विराट ऐसा कहकर मनीषा का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। उसको जाता हुआ देखकर माँ की ममता उमड़ जाती है और वो अपने बेटे को रोक लेती है। अरे बेटा रुक जा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये तेरी जिद है तो ठीक है, मैं तेरी जिद के आगे झुक गई हूँ। तू इस लड़की के साथ इस घर में रह सकता है। चल अंदर आजा, बाहर वैसे भी बहुत ठंड है। सुष्मिता ऐसे कहकर अपने बेटे को घर के अंदर बुला लेती है। उनके अंदर आने के बाद अंजलि अपनी सास सुष्मिता से कहती है, अरे माँ जी, ये लड़की मेरी देवरानी बनने के लायक नहीं है। आपने इसे इस घर की बहू कैसे स्वीकार कर लिया? आगे देखती जाओ होता है क्या। ये लड़की खुद इस घर को छोड़कर भाग जाएगी। मैं इसे इतना परेशान करूंगी, इतना करूंगी कि इसकी नानी से याद आ जाएगी। फिर क्या था, अगले दिन से सुष्मिता अपने घर के सभी नौकरों को हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज देती है और मनीषा से कहती है, कान खोलकर सुन ले लड़की, इस घर में आई हो तो ये नहीं कि फ्री फोकट का खाओगी, घर के काम भी करने पड़ेंगे। देख रही हो ना, पूरा घर कितना गंदा है और अभी तक नाश्ता भी नहीं बना। तो जाओ, जाकर एक एक करके सारे काम करो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इस घर की बहू होकर घर के सारे काम करूंगी। आपको नाश्ते में क्या खाना है, मुझे बस इतना बता दीजिए। मनीषा इतना पूछकर रसोई में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो आलू के पराठे और अपनी जेठानी के लिए उनकी डाइट बनाकर तैयार कर देती है और नाश्ते की टेबल पर लगा देती है। उसके हाथों का बना हुआ खाना स्वादिष्ट तो था, लेकिन फिर भी सुष्मिता और अंजलि दोनों ही उसके खाने की बहुत बुराई करते हैं। हे भगवान, इतना गंदा खाना बनाया है। अरे तुम्हारे घर में तुम्हें खाना बनाना तक नहीं सिखाया? वैसे सिखाया ही कहाँ से होगा, इतने गरीब परिवार से जो हो। ओहो, तेल तो देखो कितना बह रहा है पराठे के ऊपर। अरे पराठे मक्खन या घी में नहीं बना सकती थी? गरीबों की आदत होगी, तभी तेल में पराठे बनाकर लाई हो। हर बात पर अंजलि और सुष्मिता बेचारी मनीषा को ताने देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके घर में क्रिसमस पार्टी की तैयारी चल रही होती है, जहां दोनों सास और जेठानी मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करती हैं, नए नए कपड़े लेकर आती हैं। ऐसे ही क्रिसमस डे आ जाता है, जिस दिन सुष्मिता और अंजलि ने नए कपड़े पहने होते हैं। माँ जी, सारे मेहमान आने वाले हैं और अभी तक कोई भी वेटर नहीं आया है। तुम्हारे पास 100 वेटर का 1 वेटर है, तो हमें वेटर की क्या जरूरत? ये लड़की है ना, सभी को सर्व करेगी। सुष्मिता मनीषा से ही सभी मेहमानों को खाना दिलवाती है। वो उसे अपने घर की बहू तो बहुत दूर की बात, नौकरानी भी ठीक से नहीं समझती, जिसके चलते बेचारी मनीषा को बहुत दुख होता है। लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी नजरअंदाज कर देती है। वो सभी मेहमानों के सामने अपनी बड़ी बहू को कई सारे महंगे महंगे तोहफे, नई नई साड़ियां देती है। अंजलि बहू, मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस तुम्हें। ये सारे तोहफे तुम्हारे लिए। अंजलि ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो अगले ही दिन बेचारी मनीषा को तोहफे दिखा दिखा कर चढ़ाती है। मेरी सास मुझे कितना प्यार करती हैं, कितने सारे तोहफे दिए हैं। देख रही हो ना, अमीर होने का ये फायदा है। तुम जैसे गरीबों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर के अंदर। ये सुनते ही बेचारी मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं
और वो चुपचाप रसोई में काम करती रहती है। मनीषा अपने इस भेदभाव के बारे में कभी भी विराट को नहीं बताती, जिसके चलते उसे अपने ससुराल में रहते रहते काफी समय हो जाता है और वो अपनी सास और जेठानी के अत्याचारों को और उनके तानों को सहन करती रहती है। एक दिन मनीषा बहुत उदास होती है और अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ की तस्वीर को देखकर उन्हें याद करते हुए खुद से कहती है, मैं कितनी लाचार हूँ, बेबस हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। आप भी मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद से देखो, मेरे चाचा चाची ने मुझसे कितना काम करवाया, मुझे नौकरानी की तरह अपने घर में रखा। बेचारे विराट जी मेरी जिंदगी में आए तो मुझे बहुत खुशी मिली। उन्होंने मुझे इतना अमीर घर तो दिया, लेकिन यहाँ भी वही सब हो रहा है मेरे साथ जो पहले हो रहा था। मैं तो अपने इस दुख के बारे में विराट जी को भी नहीं बता सकती, नहीं तो माँ बेटे में दरार आ जाएगी। मनीषा अपना दुख अपने आप से बताते हुए रोने लगती है। उसे इस हालत में देखकर सुष्मिता को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो वहां से अपने कमरे में आती है और खुद से बातें करती है। मैंने उस बेचारी के बारे में जाने बगैर उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। अमीर और गरीब क्या होता है, इंसान के हालात उससे भी बढ़कर होते हैं और इस बेचारी ने तो बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी में। लेकिन अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। अब मैं अपनी छोटी बहू को सब कुछ दूंगी जिसकी वो हकदार है। उस दिन के बाद से सुष्मिता का अचानक से व्यवहार बदल जाता है। जहां तो उसे अपनी गरीब बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वहां वो उसे बहुत अच्छे से बातें करती है और उसे घर के काम करने के लिए भी मना कर देती है। वो दोबारा से घर में नौकर रख लेती है और यही नहीं, वो अपने हाथों का बना हुआ खाना भी मनीषा को खिलाती है। अपनी सास का ये प्यार देखकर मनीषा बहुत खुश होती है, लेकिन वहीं अंजलि को अपनी देवरानी से बहुत चिढ़ मचती है, जिसके चलते वो अपनी सास को भड़काने की कोशिश करती है। माँ जी, ऐसा क्या जादू कर दिया उस गरीब लड़की ने आपके ऊपर जो आपको वो बड़ी ही प्यारी लग रही है? अरे कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया उसने? अंजलि के मुंह से ये सुनते ही सुष्मिता को गुस्सा आता है। बस बहू, किसी के बारे में इतना उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। तुम अमीर हो तो ये नहीं कि किसी भी गरीब की बेइज्जती करोगी। सुष्मिता के तड़कते भड़कते जवाब से अंजलि चुप हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बाद फिर से क्रिसमस आ जाता है। इस बार सुष्मिता अकेले ही क्रिसमस पार्टी की तैयारी करती है और खुद ही सारी शॉपिंग भी कर लेती है, जिसके चलते वो बहुत सारे तोहफे खरीद कर लाती है। ये तोहफे तो मेरे लिए ही आए होंगे। मैं जानती हूँ माँ जी, आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। अंजलि अपने मन ही मन खुश हो रही होती है तो वहीं सुष्मिता नई साड़ियां और कुछ गहने अपनी बहू मनीषा को ले जाकर देती है। आज के फंक्शन में तुम्हें यही पहनना है। मैरी क्रिसमस बहू, हमेशा इसी तरह खुश रहना। ये प्यार देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। आज मेरी माँ होती तो बिल्कुल आपकी तरह ही मुझे प्यार करती सासू माँ जी। मनीषा बहुत खुश होती है। उस दिन वो अपनी साड़ी और गहने पहनकर क्रिसमस की पार्टी में आती है, जहां अंजलि उसे देखकर चिढ़ने लगती है। जैसे ही सुष्मिता बहुत सारे तोहफे और नए कपड़े उठाकर लाती है, अंजलि को लगता है कि उसकी सास वो सारे तोहफे उसे देगी, लेकिन सुष्मिता सारे तोहफे अपनी छोटी बहू को दे देती है और मनीषा को सभी अमीर मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाती है। अंजलि ये देखती ही रह जाती है। उस दिन मनीषा बहुत खुश होती है। वो पहली बार अमीरों की पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय करती है और अपना क्रिसमस खुशी खुशी मनाती है। पर तुम दोनों भाई समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं घर पर रहकर करूंगा भी क्या? तेरे बाबूजी एकदम ठीक है। कार्तिक, अभी अभी हमने ये नया घर लिया है, इसकी लोन भर जाने तक कर लेने दो इन्हें काम। तुम्हें पता है ना, घर की किस्त हर महीने कितनी कटनी है। और बेटा, 2 महीने बाद तेरी शादी भी है, शादी में भी खर्चा लगेगा। माँ, वो हम दोनों भाई देख लेंगे। वैसे भी कुछ महीनों बाद हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, फिर घर का लोन भी भर जाएगा, शादी भी हो जाएगी। माँ जी, आपको नहीं लगता कि जब से देवर जी की शादी फिक्स हुई है वह बड़े जिम्मेदार हो गए हैं? भाभी, आपको भी बस मुझे छेड़ने के बहाने चाहिए होते हैं। लक्ष्मी बनवारी के 2 बेटे हैं, अशोक और कार्तिक। अपनी पूरी जिंदगी लगाकर गरीब बनवारी ने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। एक गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना और बच्चों को भविष्य देना ही बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में पूरी रकम देकर अपना खुद का घर खरीदना एक गरीब के परिवार के लिए सपने के जैसा होता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और कार्तिक की शादी अंजलि से हो जाती है। तभी नोनू और किट्टू अपनी नन्ही जुबान में कहते हैं, वेलकम टू द फैमिली चाची। ले, आप दोनों बड़े प्यारे हो, चॉकलेट्स खाओगे? ये कहते हुए अंजलि अपने पर्स में से 2 चॉकलेट निकालकर बड़े प्यार से उन्हें देती है। तभी बच्चे कहते हैं,
ताती ताती, आपको पता है हमें ना हर साल सेंटा क्लॉज चॉकलेट देते हैं। हाँ भी ना इस रेड कलर की ड्रेस में एकदम सेंटा क्लॉज लग लियो। और वो बुद्धू, चाची ने सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस थोड़ी पहनी है, बल्कि इसे ब्राइडल लहंगा कहते हैं। अच्छा बच्चों, तुम्हारी चाची थक गई हैं, उन्हें आराम करने दो। आइए देवरानी जी, आपका स्वागत है। अंजलि के ससुराल वाले उसे खूब प्यार देते हैं। थोड़े दिन बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है। कार्तिक, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? मैं पापा बनने वाला हूँ? चलो ये खुशखबरी सभी को देते हैं। अंजलि के माँ बनने की बात से उसके सास, ससुर, जेठ, जेठानी, बच्चे सब बड़े खुश होते हैं, मगर उन्हें कहाँ पता था कि ये खुशी बहुत थोड़े पल की है। आगे उन्हें बहुत दुख भरे दिन देखने थे। कुछ महीने बीतते हैं। अब अंजलि 5-6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। माँ, पापा, शादी के बाद ये आप सभी के साथ मेरा पहला क्रिसमस है। बहू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये क्रिसमस हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। आखिर हमारे घर परिवार में नन्हा सेंटा जो भेजने वाला है ऊपर वाला। पूरा परिवार क्रिसमस की बातें कर रहे थे। उसी बीच कार्तिक और अशोक जिस कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी अचानक से बंद हो जाती है और लोन वाले उनके घर नोटिस भेजते हैं। बैंक वालों ने नोटिस भेजा है, अगर कल तक की तारीख में हमने किश्त नहीं भरी तो घर बेचकर अपना पैसा लेंगे। पूरा परिवार रात भर घर की दीवारों को देखता है। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। अगली सुबह बैंक वाले आ जाते हैं और उन्हें झाड़ते हुए बड़ी बेइज्जती करते हैं। चलो निकलो, सब घर खाली करो। बहू, जल्दी से सामान बांध लो। बिल्कुल नहीं, तुम लोग इस घर से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। बैंक इस घर की एक एक दीवार की ईंट और सारा सामान बेचकर अपना पैसा चुकाएगी। सभी की आंखों में आंसू देखकर नोनू भी भराई आंखों से रोकर कहता है, ये गलमाला है, इसे हमसे मत छीनो अंकल प्लीज। बच्चों के आंसू देखकर भी वो लोग नहीं पिघलते। दिसंबर के महीने में रूह कपा देने वाली कड़ाके की ठंड में पूरा परिवार सड़क पर चलने लगता है। सभी को चिंता तो थी। अंजलि की ठंड में सड़क पर चलते चलते उसके दोनों पैर सूज जाते हैं और दर्द से उसकी आंख भर आती है। भाभी, मुझसे और नहीं चला जाएगा, बहुत ठंड लग रही है, पैर भी नहीं चल रहे। बस थोड़ी देर और देवरानी जी। देखते देखते रात हो जाती है। कई घंटों ठंड में पैदल पैदल चलने के बाद पूरा परिवार रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। ठंड के मारे सभी कांप रहे होते हैं। तभी रेलवे स्टेशन पर बने यात्रियों के आराम कक्ष में वो सो जाते हैं। तभी आधी रात को खड़ूस स्टेशन मास्टर अंदर आकर उस कड़ाके की ठंड में किसी कसाई की तरह सब पर डंडे बरसाने लगता है, जिससे बेचारी गरीब गर्भवती बहू को भी पेट पर एक डंडा लग जाता है। माँ, दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। क्यों वे बूढ़े, ये पलटन लेकर यहाँ क्या कर रहा है? चल टिकट दिखा। टिकट तो नहीं है साहब जी, घर छिन गया है हमारा। तो क्या कहीं भी जम जाओगे? चलो भागो यहाँ से। तभी कोहरे के बीच उस गरीब गर्भवती बहू को पटरी पर लगी एक बहुत पुरानी ट्रेन की बोगी दिखती है। माँ जी, बाऊजी, वो देखिए, उस पटरी पर एक ट्रेन की बोगी लगी है। सभी रात उस ट्रेन की बोगी में बिताते हैं। सुबह दिन निकल आने पर रेलवे स्टेशन के शोरगुल से वो जाग जाते हैं। रेलवे स्टेशन को क्रिसमस के लिए सजाया जा रहा था। बेचारी वह गरीब प्रेग्नेंट बहू ट्रेन की बोगी में से उदास मन से देखने लगी। जानते हो जी, बहू का बड़ा मन था क्रिसमस मनाने का। मैंने सोचा था कि बड़ी धूमधाम से बहू का पहला क्रिसमस मनाएंगे, मगर देखो, भगवान ने हमको बेघर कर दिया। रो मत लक्ष्मी, चलो हम चलकर रेलवे स्टेशन पर कोई काम देखते हैं। मेरा कितना मन था सभी के साथ अपना पहला क्रिसमस मनाने का। माँ जी, पापा जी, सभी के मन में क्रिसमस मनाने की उम्मीद लगा दी थी मैंने। मेरा परिवार क्रिसमस जरूर मनाएगा। पूरा परिवार अपनी गरीब प्रेग्नेंट बहू को क्रिसमस मनाकर खुशी देने के लिए उस कड़ाके की ठंड में इधर उधर काम ढूंढने निकल जाता है। तभी बर्फ गिरने लगती है। नोनू, किट्टू, तुम दोनों बोगी में ही रहना, मैं आती हूँ। फिर वह गरीब प्रेग्नेंट बहू खुद भी काम ढूंढने रेलवे स्टेशन पर आ जाती है, जहां वो अपने गरीब सास ससुर को स्टेशन मास्टर के आगे गिड़गिड़ाते देखती है। गलती हो गई मालिक, हमको बस इस रेलवे स्टेशन पर काम दे दीजिए।
ठीक है, मैं तुमको शौचालय की धुलाई का काम दे रहा हूँ। 100 रुपए दूंगा, पूरा टॉयलेट सीट अच्छे से साफ करना, एकदम चकाचक चमकना चाहिए। कर देंगे साहब जी। दोनों बाथरूम की सफाई करते हैं। कभी सोचा नहीं था लक्ष्मी कि गरीबी और हालत हमसे ये काम भी करवाएगी। हाजी अंजलि बहू इस वक्त पेट से है और हमारे घर में ये उसकी पहली क्रिसमस है। हम ये उसे थोड़ी खुशी देने को कर रहे हैं। ये नज़ारा देखकर बाहर खड़ी गरीब प्रेग्नेंट बहू की आंखों से टप टप आंसू गिरते जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठ जेठानी भी रेलवे स्टेशन की बोगी में झाड़ू लगाते हैं। ये सब देखकर गरीब प्रेग्नेंट बहू उस कड़ाके की ठंड में खाली पटरी पर बैठकर रोने लगती है। मेरे सास ससुर जेठ जेठानी एक मेरी क्रिसमस मनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। काश कि इस दुनिया में सचमुच का सैंटा होता तो मैं इस गरीबी को दूर कर देती। तभी पटरी पर छाई कोहरे और धुंध के बीच में से एक गरीब बूढ़ा अपने कंधे पर एक बड़ा सा झोला लटकाए आता है। बेटी, क्रिसमस ट्री खरीद लो, बड़े ही सुंदर क्रिसमस ट्री है मेरे पास। गॉड तुम्हारी मांगी विश पूरी करेगा। मेरे पास क्रिसमस ट्री खरीदने को पैसे नहीं हैं। बूढ़े को गरीब प्रेग्नेंट बहू पर दया आ जाती है और वह क्रिसमस ट्री से भरी अपनी पूरी पोटली उसे देता है। ये लो बेटी, ये सारी क्रिसमस ट्री बेचकर जो भी पैसे मिले उसे तुम रख लेना और क्रिसमस मनाना। मैरी क्रिसमस। ये कहते हुए देखते ही देखते वह बूढ़ा आदमी कोहरे में गायब हो जाता है। 2 दिन तक अंजलि रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर सारे क्रिसमस ट्री बेचकर सजाने का सामान, केक, बिस्किट, चॉकलेट, गुब्बारे बहुत कुछ लेकर लौटती है और बोगी में दरी बिछाकर रंग बिरंगे गुब्बारों से कोने कोने को सजाती है। इतने में उसके ससुराल वाले भी तोहफे लेकर आते हैं। पटरी के दूर से ही ट्रेन बोगी को टिमटिमाता देखकर कहते हैं, लक्ष्मी, ये हमारी ही ट्रेन बोगी है ना? ये तो एकदम पुरानी थी। फिर ट्रेन बोगी को सजा धजा देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। वह गरीब प्रेग्नेंट बहू गीत गुनगुनाती है। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलोंग राइडिंग डाउन दिस डे। माँ, पापा जी, मैरी क्रिसमस। उस खुशी के पल में सभी की आंखों में आंसू भरे थे। पूरा परिवार मिलकर उस गरीब प्रेग्नेंट बहू के साथ क्रिसमस का केक काटते हैं। तभी आसमान से बर्फ गिरने लगती है और पटरी से लेकर बाहर की ट्रेन बोगी भी सफेद चादर से ढक जाती है। सभी अपना अपना लाया तोहफा अंजलि को दे देते हैं। देवरानी जी, ये हमारी तरफ से आपके लिए। और बहू, ये गर्म शॉल और स्वेटर मेरी और तेरे ससुर जी की तरफ से। थैंक यू आप सभी का मेरे इस पहले क्रिसमस को खास बनाने के लिए। पूरा परिवार ट्रेन बोगी में बहुत ही खूबसूरती से क्रिसमस मनाते हैं और एक साथ मिलजुल कर मेहनत के दम पर अपना घर ले लेते हैं। साथियों, खुश रहने के लिए बड़ा घर नहीं बल्कि परिवार जरूरी है, क्योंकि घर परिवार से बनता है।